बच्चों, मैंने आपसे ये कहा था कि लेवल टू लेवल के जो सवाल हैं और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, उसके जो सवाल हैं वो ही आपका स्कूल का सिलेबस है। कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन भी पूछा जाता है, राइट? चलिए, तो मेरा कल का जो लेक्चर था और जो मेरा आज का लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। चलिए, कुछ चीजें आप जरा मेरे साथ देखिए एक बार। बच्चों, ये आप पहले से जानते हो, इसका आप डेरिवेशन वगैरह सब कुछ कर चुके हो कि अगर हम किसी सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से फेंक दें और वो वापस आकर सरफेस पर ही गिरे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही होता है ना? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना यस और नो। आप किसी सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को जब किसी एंगल पे फेंक देते हो, वापस वो ऑब्जेक्ट उसी सरफेस पर आकर गिरता है, तो कितनी देर के बाद गिरता है? आंसर होता है 2u साइन थीटा बाई जी। आइए पहचाने कि यहाँ पे कौन सी चीज क्या है। u क्या है? u तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। u तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा क्या है? थीटा है एंगल। थीटा एंगल है। कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सरफेस। सही कह रहा हूं ना मैं? जरा हाथ उठा के रिप्लाई करना। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी में थीटा क्या है? थीटा एंगल है किस किस के बीच में? सरफेस सरफेस और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। डिवाइडेड बाय जी, क्या देखना? जी बनाए, ये देखो जी ऐसे ही तो होता है हमेशा, दिस इज जी। तो ये जी एक्चुअली क्या है? जी एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन? ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन का सरफेस के साथ कितना एंगल है? 90। तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इसका पूरा ऑपरेशन हुआ ये कि थीटा एक्चुअली क्या है? एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सरफेस, और g जो है वो एक्चुअली क्या है? एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। तो बच्चों, मान लो कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है अल्फा। ये एंगल है अल्फा, और एक ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से u वेलोसिटी से फेंका। एक ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से फेंका, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल है थीटा। ये एंगल है थीटा। तो कितनी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस इसी सरफेस पर टकराएगा? कितनी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस इसी सरफेस पर टकराएगा? मैंने कहा आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात। स्कूल लेवल पे चैप्टर खत्म हो चुका है। तो कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट इसी सरफेस पर टकराएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो आइए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूं। क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन, 2u साइन, हाँ बेटा, साइन क्या? साइन के आगे क्या लिखूं? एंगल। कौन सा एंगल? बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सरफेस। जरा डायग्राम में देखिएगा, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, और ये है सरफेस। जिस सरफेस से ऑब्जेक्ट फेंका गया और जिस सरफेस पर वापस जाकर टकराया, ये वो सरफेस है। तो एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सरफेस, बताइए कितना है ये एंगल? बताइए कितना है ये एंगल?
थीटा माइनस अल्फा, हाथ उठा के रिप्लाई कीजिए यस और नो। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, उसका हमने थोड़ा ऑपरेशन किया, तो वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सरफेस। तो इस एग्जांपल में इनिशियल वेलोसिटी और सरफेस के बीच में जो एंगल है वो है थीटा माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बताइए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन है, जी। जी की तो हमेशा यही डायरेक्शन होती है ना, अर्थ तो हर चीज को अपनी ओर ही खींचती है, जी तो ऐसे हो गया। लेकिन आपको नीचे जी पुट करना है क्या, या आपको नीचे पुट करना है एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस? क्या पुट करना है आपको, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और सरफेस कहां पर है जरा देखिएगा, सरफेस ये है, ये है सरफेस। तो आपको जो एक्सेलरेशन पुट करना है डिनोमिनेटर में, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सरफेस के परपेंडिकुलर अगर वो होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि ये जी तो परपेंडिकुलर नहीं है। बच्चों अगर ये एंगल अल्फा है और आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 है, तो ये एंगल है 90 माइनस अल्फा। आई वांट अ यस सर इन कमेंट बॉक्स। ये एंगल हुआ 90 माइनस अल्फा, टेल मी यस और नो। ये एंगल अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 ही हो सकता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे टोटल एंगल 180, ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा। इसीलिए g का ये कंपोनेंट होगा g cos 90 माइनस अल्फा, g cos 90 माइनस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट होगा g sin 90 माइनस अल्फा। सही कह रहा हूं ना मैं? तो ये जो g आपका है, इस g के हमने कंपोनेंट कर दिए, ये जो g है ये वाला, इस g के कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया एक, और एक ये वाला कंपोनेंट हो गया है। g के कंपोनेंट कर दिए, वेक्टर आप पढ़ ही चुके हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं आप जानते ही हैं। तो g के हमने कंपोनेंट किए, ये कंपोनेंट गया g cos 90 माइनस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला गया g sin 90 माइनस अल्फा। बच्चों डिनोमिनेटर में आपको क्या पुट करना होता है, मैं बस वही छोड़ता हूं जिस पर अब आपका ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान अब सिर्फ कहाँ होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन है जरा देखकर बताइए। सरफेस के परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन है जरा देखकर बताइए, बताइए। यही है ना सरफेस, और देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन है, जी साइन 90 माइनस अल्फा, जी साइन 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो टी आ गया 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, बच्चों साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये लीजिए आपका आंसर हाजिर है। जरा हाथ उठा के रिप्लाई करेंगे समझ में आया कि नहीं। ओके तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, इस तरह से तो हर कोई बच्चा पढ़ता है इसको। लेकिन जिन बच्चों को एम्स में जाना हो, आईआईटी में जाना हो, वो बच्चे इस फॉर्मूले को कैसे पढ़ते हैं? क्या वो भी इसको 2u साइन थीटा बाई जी ही पढ़ते हैं, या वो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये लिखा है 2u साइन एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड द सरफेस डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस? बोलिए समझ गए? तो क्या कंक्लूजन हुआ, क्या कंक्लूजन हुआ कि ये इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन में ये जो इंक्लिनेशन है ये है अल्फा। एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से u वेलोसिटी से हमने फेंका, ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा है, तो कितनी देर के बाद ये जाके सरफेस पे दोबारा टकराएगा? आपका आंसर होगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। इतनी देर के बाद ये टकराएगा, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो गई। हो गई, नोट हो गया? आगे बढ़ूं मैं, रिप्लाई कर दो जल्दी से। देखो जरा कि तुम रट रहे हो, या तुम रट रहे हो या समझ के पढ़ रहे हो। लेट्स सी। ये है एक ऑब्जेक्ट, इसको
u वेलोसिटी से फेंक दिया और ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से जाकर इस सरफेस पर गिरा। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। सबसे पहले आप लिखिए अपने रजिस्टर पे, फिर मैं लिखूंगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन रटने की कोशिश कर रहा है और कौन कौन समझ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखिए। मैच करें। देखिए t इज इक्वल टू 2u साइन, साइन वॉट, साइन वॉट एंगल। कौन सा एंगल? इनिशियल वेलोसिटी का सरफेस के साथ जो एंगल है, और वो एंगल इस बार निकालना नहीं है, सीधा दे रखा है। अब यहां कुछ बच्चों ने लिख दिया होगा θ2 माइनस θ1, लेकिन इस बार ये एंगल है θ2 डिवाइडेड बाय, आप देखिए g तो ये है पर हमें g पुट नहीं करना, इसी को आगे बढ़ाइए। ये θ1 तो ये 90 माइनस θ1, तो ये g cos 90 माइनस θ1, ये g sin 90 माइनस θ1। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन आया वो है g cos θ1। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t इज इक्वल टू 2u साइन θ2 अपॉन g cos θ1। हाथ उठाइए कौन कौन सही। मुदिता, रितिका, परिधि, मदीहा, अनिकेत, न्यासा, पीयूष एंड प्रखर। बहुत अच्छा। अगर आपने गलती नहीं की, बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो बच्चों एक बार जरा वापस कंसंट्रेशन से, उतनी ही कंसंट्रेशन से जरा दोबारा सुनिएगा। ये है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, जहां से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया गया, एक एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये कुछ इस तरह जाकर इसी सरफेस पर टकराया। तो कितनी होगी मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द जर्नी? मतलब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से सबसे ज्यादा दूर कब था? इस सरफेस से सबसे ज्यादा दूर ये ऑब्जेक्ट कब था? जब ये यहां पर था, और इसी को हम यहाँ पे एच मैक्स कहते हैं। और इस एच मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन इसको एक अच्छा बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो कहेगा कि ये लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड द सरफेस डिवाइडेड बाय 2 एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सही कह रहा हूं ना? यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्सेलरेशन g ही होता है, इसलिए यहाँ पे नीचे g आ रहा है। तो बच्चों अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये जो इनक्लाइन प्लेन है, मतलब तुम फुटबॉल ग्राउंड में नहीं, किसी फ्लाईओवर पे खेल रहे हो, ब्रिज पर कहीं ऊपर की तरफ यहाँ पे चढ़ रहा है ऐसे ब्रिज, यहां से खड़े होकर, इस जगह से नीचे से खड़े होकर आपने बॉल को किक किया, एक वेलोसिटी आपने दी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है। ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से ऊपर गया और फिर जाकर इस सरफेस से दोबारा टकरा गया। ऑब्जेक्ट सरफेस से
सबसे ज्यादा दूर कब था? ऑब्जेक्ट सरफेस से सबसे ज्यादा दूर कब था? तो आप कहेंगे इस पॉइंट पर था। तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितनी थी, मतलब ये डी मैक्स कितना होगा? एच मैक्स की जगह ये डी मैक्स आ गया। तो आप कहेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड द इंक्लाइन प्लेन, और ये एंगल है थीटा माइनस अल्फा, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 और g की जगह एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आप जानते हैं कि ये g होगा, ये ऐसे g होगा, लेकिन मुझे g नहीं, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैं पहले कई बार निकाल चुका हूं ना, अब कि अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये g cos 90 माइनस अल्फा, ये g sin 90 माइनस अल्फा, दिस विल बी g cos अल्फा। इसलिए d की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos अल्फा। जल्दी से हाथ उठा दो, समझ में आ गया या नहीं? इस तरह से आप इसका मैक्सिमम डिस्टेंस बता सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बॉल का जो कि सरफेस से अचीव हुआ। हो गया? स्लाइड चेंज कर दूं? तो जो भी 2 केस आपने सीखे हैं, सबसे पहले इन 2 केस को मुझे एक बार करके दिखा दो, तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाए कि हाँ जी बच्चों को आ रहा है समझ में। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फेंका गया, और ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। इस तरह से चल के ये इसी सरफेस से दोबारा टकराया। एक तो पूरी जर्नी में, रास्ते में मैक्सिमम सेपरेशन क्या था ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, डी मैक्स आपको बताना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ जर्नी, ये बताना है। तो 2 पार्ट पूछे, 1-1 मिनट के दोनों, टोटल 2 मिनट्स यू हैव आंसर। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रट मत लेना, ऐसे ही सीखना जैसे मैंने आपको बताया। आप कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2 u साइन व्हाट? एंगल बिटवीन सरफेस एंड इनिशियल वेलोसिटी। सरफेस ये है, देखो ये है सरफेस, ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये सरफेस है, और इनिशियल वेलोसिटी ये है। सरफेस और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल, मतलब 60 और 30 का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन। देखो ये तो g होगा, इसका एक कंपोनेंट ये जाएगा और एक ही सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा ये वाला, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? g cos 30, g cos 30। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर 10 लिखा है, उससे g कैंसिल हो गया क्योंकि g भी 10 ही होता है। तो t इज इक्वल टू आ गया 2 sin 30 अपॉन cos 30 इज tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2/√3 सेकेंड आ गया। जरा हाथ उठाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2/√3 सेकेंड, 2/√3। अनिकेत आपने 2√3 टाइप किया, ये 2 अपॉन √3 है।
टाइपिंग एरर थी बेटा अनिकेत, या किया गलत था? अब आ जाओ डी मैक्स। डी मैक्स होगा यू स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर व्हाट, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सरफेस, और ये एंगल होगा 60 और 30 का डिफरेंस। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और g का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन वहां पे होता है, और यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन है cos 30, g cos 30। 100/2 इज 50। 50 साइन स्क्वायर 30, बेटा साइन 30 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा cos 30 √3/2 होता है। g की वैल्यू 10 होती है, तो 10/2, तो ये 5 आ जाएगा, 5 से ये बन जाएगा 10, तो 10/4 मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय √3, 2.5 डिवाइडेड बाय √3। डी मैक्स की वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाय √3, √3 होता है 1.732। डी मैक्स की वैल्यू होती है, सॉरी डी मैक्स की वैल्यू आ गई 2.5 डिवाइडेड बाय 1.732। अगर आप इसको भी आगे करके देखना चाह रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.44 मीटर आ जाएगा। हाथ उठाइए। 2.5 अपॉन √3 भी ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप 1.44 तक ही आए हो तभी मैं आपको सही मानूंगा। अगर आपने 2.5 अपॉन √3 पे भी छोड़ा तो आप बिल्कुल ठीक हैं। ओके जी, हाँ बिल्कुल 5/2√3 कह सकते हैं इसको, सही है। 5/2√3 ठीक है, 5/2 2.5 ही हुआ डिवाइडेड बाय √3। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलें। बच्चों एक बार और करके दिखाएं प्लीज, एक बार और करें प्लीज। ये है एक ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसको फेंका, इस तरह से, ये एंगल है 30 डिग्री, और ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे ऑब्लिक नहीं, ऑब्लिक नहीं फेंका, कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टल, सीधा फेंक दिया। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया इस ऑब्जेक्ट को। तो आप जानते हैं कि ऐसे थोड़ी होगा कि ये सीधा ही चलता चला जाए लाइक दिस, ऐसे थोड़ी होगा। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी तो ये अपनी जगह से कुछ नीचे आना शुरू होगा और कुछ इस तरह से आके सरफेस पर टकराएगा। तो पूरी जर्नी में ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन कितना था, और इस ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? करिए। अगेन यू हैव 2 मिनट्स। तो बच्चों मैंने कहा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो इसमें एक बड़ी बेसिक सी बात है कि किसी स्ट्रेट लाइन को अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या ऑल्टरनेट एंगल सेम नहीं होंगे? ये दोनों एंगल सेम होंगे या नहीं होंगे, जरा रिप्लाई करो। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी तो 30 ही होगा, समझ रहे हो ना? इसीलिए एग्जामिनर ने ये एंगल दिया नहीं, क्योंकि वो ये तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम इसे खुद 30 लिख सको। बात समझ में आ गई?
और इसके बाद जब मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ तो आप कहोगे 2u साइन एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सरफेस डिवाइडेड बाय सरफेस के परपेंडिकुलर। कितना एक्सेलरेशन है तो आप देखिए जी तो ऐसे होता है, जी तो ऐसे होता है। इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल 60 बचा। बोलिए यस और नो, ये एंगल 60 बचा। तो जी का ये कंपोनेंट जी कॉस 60, जी का ये कंपोनेंट जी कॉस 60 और ये वाला कंपोनेंट जी साइन 60। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं जानते हैं ना आप? जब कोई वेक्टर किसी लाइन से थीटा एंगल बनाता है तो उस वेक्टर का उस लाइन पे कंपोनेंट जाता है cos थीटा टाइम्स। तो अगर ये g है तो यहाँ g cos थीटा, g cos 60 होगा। और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट होगा g sin थीटा, इसलिए ये हो गया g sin 60। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेलरेशन इस बार है? g sin 60। 2 इंटू 5 10, 10 से 10 कैंसिल क्योंकि g की वैल्यू भी 10। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। तो ये लिखा है 1/2 अपॉन √3/2 और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आई होप आप जानते होंगे। 2/2 √3, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट 1/√3 सेकेंड। हाथ उठाइए कौन सही? रितिका, पीयूष, परिधि, मदीहा, न्यासा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तनिष गुप्ता, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सही आएगा। मुझे लग रहा था कि तुम नीचे जी कॉस थीटा कर दोगे, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे इतनी समझदारी दिखाई तो बहुत बढ़िया। कितनी तारीफ करूं मैं तुम्हारी। T is equal to 2u sin angle between initial velocity and the surface। इनिशियल वेलोसिटी और सरफेस के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो ये आ गया 2u sin 30 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की वो वैल्यू जो सरफेस के परपेंडिकुलर है और वो है g sin 60। कमाल किया तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा कॉस नहीं आएगा, कॉस नहीं आएगा। पर यदि देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो मैंने करके दिखाया कंपोनेंट, है ना? कैसे हुआ अभी मैं दोबारा भी बता दूंगा कंपोनेंट। जरा दूसरा आंसर और बता दूं, दूसरा आंसर और बता दूं, उसके बाद एक बार फिर से बता दूंगा बेटा। तो चलिए अब हम डी मैक्स लिखते हैं, कितना होगा डी मैक्स। तो डी मैक्स होगा बच्चों यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, कौन सा एंगल? इनिशियल वेलोसिटी और सरफेस के बीच में जो है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर दिस एंगल डिवाइडेड बाय 2। और कौन सा एक्सेलरेशन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो है जी साइन 60। तो 25 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू 10 और साइन 60 √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल। इसके अलावा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से जाएगा, देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा दिस वन, तो ऊपर है 5/4, नीचे है 2√3। 5/4 डिवाइडेड बाय 2√3 मतलब 5/8 √3 मीटर। हाथ उठाइए कौन कौन सही। 5/8 √3। वी हैव ओनली वन राइट कैंडिडेट दिस टाइम, पीयूष प्रताप सिंह। ओके, रितिका और परिधि, बहुत बढ़िया। ये कंपोनेंट मैंने इस बार एक्सेलरेशन के कैसे किए, तो प्यारे बच्चों भूले तो नहीं हो ना वेक्टर? अच्छा, मैं इस वीकेंड, एक बात जरा प्लीज सोच के बताना, जल्दी मत करना आंसर देने में, खुद सोच समझ के बताना। मैं इस वीकेंड अगर तुम लोगों को सेंटर पे बुला के तुम्हारा सब्जेक्टिव टेस्ट ले लूं तो क्या ये पॉसिबल है?
मेरठ में एक भी केस नहीं है कोविड का इस टाइम, अखबार ये कहता है, नोट अ सिंगल केस। तो चुपचाप वीकेंड पे आके टाइम फ्लेक्सिबल कर देंगे, फ्लेक्सिबल, जिसको जब टाइम मिले आके दे देना। और बताओ, फ्लेक्सिबल कर देंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का लूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का सब्जेक्टिव लेना है ना, तो सब्जेक्टिव टेस्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन में जितनी डेरिवेशन करवाए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, सब्जेक्टिव टेस्ट है ना। और थोड़ी बहुत जो मुझे पूछना होगा कि ये होता क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्राइव करके दिखाओ, या एक दो सवाल न्यूमेरिकल पूछ लिए, वो न्यूमेरिकल करके दिखाओ। कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बच्चों ये कोई वेक्टर है और ये एंगल है थीटा, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एंगल है थीटा। तो इस वेक्टर का इस लाइन पे कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा। और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा। ऐसे ही करते हैं ना किसी वेक्टर के कंपोनेंट, लाइक दिस। तो इसीलिए जब यहां पर एक सरफेस मुझे गिवन थी और मैं जानता हूं कि जी की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होती है, ये एंगल मुझे पता था 30 डिग्री, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था वो एक्सेलरेशन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ये ब्लू कलर की लाइन है ना, तो मुझे इस लाइन पे चाहिए था कितना एक्सेलरेशन है। उसके लिए मुझे इस जी के कंपोनेंट करने थे, जो जी आपको नजर आ रहा है इसके कंपोनेंट करने थे। तो इसका कंपोनेंट एक तो मैं इस सरफेस पे कर दूंगा और एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर कर दूंगा। और वो मैंने कैसे किया देखना। अगर आप जी का कंपोनेंट इस सरफेस पे चाहते हो तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, और उसके लिए मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके कहा कि ये 30 है और ये 90 है, तो फिर ये 60 होगा। इसलिए जी का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट जी cos 60 आएगा, जी cos 60। और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा, दैट विल बी जी sin 60। इसीलिए ये वाला वो एक्सेलरेशन है जो काम आएगा, राइट। ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने काम में लिया, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला, इसलिए आपको वो जी sin 60 जगह जगह नजर आ रहा है ना। और देखो जो बच्चे मेरठ के बाहर के हैं, ऑनलाइन क्लास में आते हैं और मेरठ के बाहर रहते हैं, सेंटर पे नहीं आ सकते, तो वो बच्चे उस सब्जेक्टिव टेस्ट को अपने घर से ही दे देना, वो अपने घर पे ही सॉल्व कर देना। और जो आपकी आंसर शीट होगी उस पर पेरेंट्स के साइन करा देना, कितने बजे आपने टेस्ट शुरू किया, कितने बजे आपने खत्म किया, वो टाइम डाल के पेरेंट्स साइन कर देंगे कि हाँ हमारी इन्विजिलेशन में इस बच्चे ने पेपर किया है ईमानदारी से, ठीक। तो आप जो है घर से दे दीजिएगा जो बच्चे नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो आ सकते हैं सेंटर पे आ सकते हैं, तो वो सेंटर पे आके सब्जेक्टिव टेस्ट इस बार दे दीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। तो मैंने कहा कि देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले सवाल और लेवल टू लेवल के जो सवाल हैं ये स्कूल टीचर बहुत पूछते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं, स्कूल टीचर भी पूछते हैं। लेकिन किसी हाइट से ऑब्लिक प्रोजेक्शन ज्यादातर सिर्फ कंपटीशन में ही पूछा जाता है, और इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन तो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस में पूछा जाता है, राइट। और अब जो मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, जो मेरा अगला केस मैं बताने वाला हूं, वो सभी कंपटीशन भी नहीं पूछते, वो बस कोई कोई एग्जामिनर ही पूछेगा। तो ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट बता रहा हूं अब कॉन्सेप्चुअल इस चैप्टर का, आखिरी पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। बच्चों जब आप किसी सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक देते हो और वो ऐसे जाकर गिरता है, तो अलोंग द सरफेस जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे रेंज कहते हैं। और इस रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। ये जो अलोंग द सरफेस डिस्प्लेसमेंट होता है ये है ना। और आप जानते हैं कि ये आपका u है, ये एंगल अगर थीटा है तो दिस इज u cos थीटा, दिस इज u sin थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों
टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तो इस ट्रेंड पर लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पर आपसे ये पूछूं कि ये एंगल थीटा है और ये ऑब्जेक्ट कहां जाकर गिरेगा, ये रेंज बताओ, तो ये रेंज इस ट्रेंड पर नहीं लिखी जा सकती। जिस तरह से आपने टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्सिमम लिख दिए, उस तरह से आप रेंज नहीं लिख सकते। और रेंज कभी इंक्लाइन प्लेन की पूछता भी नहीं कोई, कोई नहीं पूछता। बहुत अच्छे एग्जामिनर कभी पूछेंगे, उस सवाल को कहा जाएगा अबव एवरेज क्वेश्चन ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर। लेकिन मैं जरूर बताऊंगा आपको। पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि मैं रेंज इस ट्रेंड पे क्यों नहीं लिख सकता। बताइए रेंज क्या है? रेंज है अलोंग द सरफेस डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बोलो यस सर, क्या है रेंज? अलोंग द सरफेस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो केस यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला केस जिसपे मैं ब्लैक कलर की लाइन को घुमा रहा हूँ, ये जो केस यहाँ पे बना हुआ है, इस केस में सरफेस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। इस केस में सरफेस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए सरफेस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट आया। लेकिन बेटा जब आप इस केस को देखते हैं, इस वाले केस को, तो इसमें सरफेस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो इस ट्रेंड पे इसलिए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इस केस में सरफेस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बल्कि उसकी एक वैल्यू है। इधर की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है जी कॉस थीटा, कई बार लिख चुका पहले, और ये वाला एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में सरफेस के अलोंग एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, जबकि इस केस में सरफेस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। इसलिए अलोंग द सरफेस अगर कोई क्वांटिटी निकाली जा रही है तो वो इस केस में और इस केस में एक जैसी नहीं आ सकती। इसलिए रेंज इस ट्रेंड पर नहीं लिखा जा सकता। हाथ उठा के बोलो समझ में आया नहीं आया? तो फिर सवाल ये उठता है कि सर फिर अगर रेंज निकालनी हो तो निकालें कैसे? रेंज निकालनी हो तो निकालें कैसे? तो देखो ऐसे निकालें। अगर आप इस केस में रेंज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगी? आप कहेंगे along the incline, along the incline, क्या हेडिंग डालेंगे? along the incline s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square along the incline। तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों along the incline डिस्प्लेसमेंट कितना है डायग्राम में देखो। along the incline जो डिस्प्लेसमेंट है उसी का क्या नाम है? r इज इक्वल टू u। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हेडिंग क्या डाला हुआ है? along the incline, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी along the incline पुट करनी है। ध्यान से देखो, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये along the incline नहीं है ना, तो along the incline इसका कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला। जब आप इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे, इस वेलोसिटी u का कंपोनेंट करेंगे इस लाइन पे, तो वो कितना आएगा? u cos थीटा। इसलिए u की वैल्यू यहां पर आ गई u cos थीटा। और t मतलब टाइम ऑफ जर्नी, जो कि आप बहुत देर से निकाल दे। +1/2 a का मतलब एक्सेलरेशन, कौन सी डायरेक्शन में? अलोंग द इंक्लाइन। बच्चों अगर आपने ये जो वेलोसिटी है इसको u cos थीटा लिख दिया, तो फिर इसके अपोजिट जो एक्सेलरेशन है उसको -g sin थीटा लिखोगे। रिप्लाई करो यस और नो। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख चुके हैं तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिखेंगे और इनटू टाइम का स्क्वायर। इसलिए r आ जाएगा u cos थीटा t -12 g sin थीटा t स्क्वायर। और टाइम तो आप निकालना सीख ही गए हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के इसमें पुट कर देना और रेंज की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने कहा रेंज इस तरह से कंपेयर करके नहीं लिखी जा सकती जिस तरह से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स लिख दिया। उसका लॉजिक है कि अलोंग द सरफेस एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर खत्म हुआ। कल मैं थोड़े से
क्वेश्चंस ले सकता हूँ प्रैक्टिस में। और इस वीकेंड आपका एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन का सब्जेक्टिव टेस्ट वो होगा, ज़्यादातर डेरिवेशन है ना, कुछ थियोरिटिकल कॉन्सेप्चुअल बातें वो पूछने पर मेरा ज़्यादा ध्यान होगा। हाँ बेटा, सैटरडे या संडे कल बताऊंगा फाइनल, सैटरडे है या संडे है ये कल बताऊंगा, लेकिन ये मान के चलिए सब्जेक्टिव टेस्ट है। थैंक यू सो मच।